हेलो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस को। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो था आपका कि ए बी सी डी जो आपके पैरामीटर्स हैं, अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन का ए बी सी डी नेटवर्क पता है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन का ए बी सी डी नेटवर्क यानी कि ए बी सी डी पैरामीटर्स अगर पता है तो आप पावर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आपको बस क्या करना है कि ए बी सी डी पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं पावर लाइन के लिए। तो जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, अगर हमें वो पैरामीटर पता चल जाए और उनका कॉन्फ़िगरेशन की, सपोज इम्पीडेंस यहाँ पर है, कुछ पाई नेटवर्क है, किस तरह का नेटवर्क है, वो अगर हमें पता चल जाता है तो हम उसके लिए एबीसीडी पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम कुछ स्पेसिफिक सर्किट्स के लिए यानी कि अगर सपोज आपका सिंपल एक जेड है या फिर आपका एक एडमिटेंस गिवन है, एक सर्किट ये हो गया, एक ये हो गया, या फिर इनका कॉम्बिनेशन गिवन है, तो आप उनके लिए एबीसीडी पैरामीटर्स कैसे लिखते हो। एक बार हमें ये पता चल गया, ये हम नोट कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। तो सीक्वेंस को आप समझते हो चलना। तो हम अभी पहले किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कि डिफरेंट जो ट्रांसमिशन सर्किट्स हैं उनके लिए एबीसीडी पैरामीटर्स क्या होते हैं। डिफरेंट ट्रांसमिशन सर्किट्स के लिए एबीसीडी पैरामीटर्स क्या होंगे, ये अपना टॉपिक होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं टिपिकल ट्रांसमिशन सर्किट्स। टिपिकल ट्रांसमिशन सर्किट्स। अब देखिएगा टिपिकल ट्रांसमिशन सर्किट्स में सपोज हम फर्स्ट की स्टडी करते हैं। फर्स्ट दो जो शुरू के दो हैं, अगर आपको ये आपको याद रहेंगे तो आप किसी भी सर्किट का लिख सकते हो। ये है आपका सीरीज इम्पीडेंस सर्किट, सीरीज। ये वैसे सब चीज़ें आपने नेटवर्क में पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे तो हम बस वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो अपने काम आने वाली हैं। सीरीज इम्पीडेंस सर्किट है आपका, सपोज ओनली क्या है, एक सीरीज में इम्पीडेंस लगा हुआ है लाइन में और कुछ भी नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क कैसा बन रहा है, एक सीरीज में ओनली इम्पीडेंस है। तो क्या होगा, आई एस एंटरिंग करंट है, एंड का करंट क्या है, रिसीविंग करंट होगा, और इस सर्किट में आई एस किसके इक्वल होगा, आई आर के इक्वल होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज रिसीव होगी दैट इज़ वी आर, और यहाँ पे कितनी होगी, सेंडिंग एंड पे वी एस वोल्टेज होंगी। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल्स हो गए। अब आपको क्या लिखना है, आपको एबीसीडी पैरामीटर्स की फॉर्म में लिखना है। एबीसीडी पैरामीटर्स क्या होते हैं, वी एस आई एस इज इक्वल टू, एक मैं बता देता हूँ कैसे आया है, बाकी आप सब निकाल लोगे सेकंड केस को। ए बी सी डी एंड वी आर आई आर। कुछ नहीं करना है, आपको वी एस की इक्वेशन लिखनी है और एक आई एस की इक्वेशन लिखनी है। आई एस की इक्वेशन तो क्या हो जाएगी, आई एस इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो आई एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सी वी आर प्लस डी आई आर। तो यहाँ पे सी की वैल्यू तो क्या हो गई है, जीरो हो गई है, और डी की वैल्यू क्या हो गई है, वन हो गई है। दो तो हमें पैरामीटर्स मिल गए हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इस सर्किट के मैं एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर जेड। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि वी एस किसके इक्वल होगा, जो आपकी आउट पे वोल्टेज आएगी प्लस जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो मैंने वही इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। सिंपल मैंने क्या लगाया यहाँ पे, के वी एल को यूज़ कर लिया। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, वी एस इक्वल टू क्या होता है, ए वी आर प्लस बी आई आर। तो इनको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, वन, और बी की वैल्यू क्या आएगी, जेड। तो हमें चारों पैरामीटर्स मिल गए हैं। बहुत इजी सर्किट है, कुछ भी नहीं करना था। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे हम और सब निकाल लेंगे। बाकी सबके लिए आपको इस तरह से इक्वेशन लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक इसके लिए याद रखना है, एक जो सेकंड केस बताऊंगा उसके लिए याद रखना है। बाकी सबके लिए आप इन दोनों केस से ही फाइंड आउट कर लोगे। तो ये है आपका वन जेड जीरो वन, इसको आपको याद रखना है। ये किसके लिए है, सीरीज इम्पिडेंस सर्किट के लिए। इसको तो आप सिंपल चीज़ें निकाल भी सकते हो, पर आप इसको कमिट टू मेमोरी रखिए, क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा। सेकंड केस क्या है आपका, सेकंड है अगर आपके पास संट एडमिटेंस हो, क्या हो, संट एडमिटेंस हो। यहाँ पर आपको सर्किट कैसे गिवन होगा, यहाँ पे आपको जेड गिवन होगा, बट कैसे, पैरेलल में गिवन होगा। अब इस तरह का अगर सर्किट है तो इसके लिए क्या होगा, एबीसीडी पैरामीटर्स वो हम देखते हैं। तो ये आपको क्या गिवन है, दोनों के बीच में पैरेलल इम्पीडेंस गिवन है। तो आप पहले इसको एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू वन अपॉन जेड होगा। जब आप इनके लिए एबीसीडी पैरामीटर्स फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, वन ज़ीरो वन, और ये आ जाएगा आपके पास वन बाई जेड। अदर वर्ड में कैसे लिख सकते हैं हम इसको, वन ज़ीरो वन एंड वाई।
ये मैंने आपको बताया था, बी होता है जो इम्पिडेंस होता है, सी क्या होता है, एडमिटेंस होता है। तो यहाँ पे हमने सी की जगह क्या लिख दिया, एडमिटेंस लिख दिया, कोई इम्पिडेंस नहीं है इसलिए क्या आ गया, जीरो आ गया। बाकी इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, इसको भी मैं आपको चलो बता देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, ये आपकी सेंडिंग एंड की वोल्टेज है, ये आपकी क्या है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज है। तो एक इक्वेशन तो सिंपल क्या बन गई, सेंडिंग एंड की वोल्टेज रिसीविंग एंड की वोल्टेज के इक्वल होगी। तो इसको जब आप कंपेयर करोगे, किससे करोगे, वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। एक इक्वेशन तो आपकी ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, करंट जो यहाँ पे एंटर करेगा वो करंट क्या होगा, यहाँ पे करंट आपका सपोज आई एस करंट एंटर कर रहा है, यहाँ कितना करंट जाएगा, वी आर अपॉन जेड करंट जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा, आई आर करंट जाएगा। तो हमें आई एस इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वी आर अपॉन जेड प्लस आई आर, यही लिखा जाएगा। यहाँ पे सिंपल इस नोड पे मैंने क्या बना दिया, के सी एल लिख दिया। तो अब इसको कंपेयर करते हैं, आई एस इज इक्वल टू क्या होता है ए बी सी डी पैरामीटर्स में, ये आपका होगा आई एस इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी आर प्लस डी आई आर, यही होगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, किससे कंपेयर करेंगे, इस वाली इक्वेशन से। तो सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 अपॉन जेड। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी आपके 1। अब 1 अपॉन जेड को क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई लिख सकता हूँ। तो आपका फाइनल क्या हो गया, जो आपको पता रखना है, सी टी एम रखना है, दिस। आपको यहाँ पे एडमिटेंस दिया जा रहा है डायरेक्टली, तो आप सीधा यहाँ पे पुट कर दीजिए। इम्पीडेंस दिया जा रहा है तो 1 अपॉन लेके पुट कर दीजिए। कैसे आया है, बहुत सिंपल इक्वेशन है ये। तो सबसे सिंपल सर्किट्स होंगे जो मैंने आपको बताया। बाकी सब सर्किट्स के लिए आपको सिर्फ कैस्केडिंग करनी है और सब आपको मिल जाएगा। तो सीरीज इम्पीडेंस और शंट एडमिटेंस के लिए आपको याद रखना है, बाकी सब देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास सपोज एक सर्किट आया है, अब इन सर्किट्स के कुछ नाम है। थर्ड सर्किट को हम बोलते हैं हाफ टी नेटवर्क, क्योंकि पावर सिस्टम में हमने इनको नाम दिए हुए हैं, वही आपको फॉलो करने हैं। हाफ टी नेटवर्क ये कैसा होगा, हाफ टी नेटवर्क का मतलब है सपोज एक आपके पास जेड यहाँ पे आ गया और एक आपके पास आ गया एडमिटेंस आ गया वाई। ध्यान क्या देना है हमें कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या गिवन है, एडमिटेंस ही गिवन है, तो आपको रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। अगर इम्पिडेंस होता तो आपको एडमिटेंस निकालना पड़ता, ठीक है। अब आप क्या करना है, यहाँ पे कैस्केडिंग को यूज़ करना है। इसको निकालने के लिए आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है हर बार। अब आप सिंपली कैस्केडिंग यूज़ कर सकते हो। कैस्केडिंग क्या कहती है कि एक ए बी सी डी पैरामीटर्स वाला नेटवर्क ये मान लीजिए, और दूसरा क्या है, ये वाला है 1 2, दोनों आपस में क्या है, कैस्केडेड हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेटवर्क का क्या बनेगा, ए बी सी डी पैरामीटर्स 1 1 0 जेड, सेकंड का क्या बनेगा 1 1 0 वाई, यही बनेंगे दोनों। इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको किसका मिल जाएगा, टी नेटवर्क का मिल जाएगा। तो अब आपके पास कोई भी नेटवर्क आ जाए, आप जेड और वाई के लिए तो लिख ही सकते हो, बस आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है ये देखना होगा, बाकी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप इस तरह से उनका बना सकते हो। सपोज आपको निकालना है, ये तो हाफ टी नेटवर्क था, अगर आपको निकालना होता फुल टी नेटवर्क, तो फुल टी नेटवर्क में क्या होता, कैसा होता फुल टी नेटवर्क, ये आपका हो जाता जेड एस, ये हो जाता आपका रिसीविंग एंड का इम्पिडेंस, और ये इस तरह का अगर आपके पास कोई सर्किट होता ये हो जाता आपका सपोज वाई। सब में मैं जितने भी सर्किट बनाऊँ सब में आपको डायरेक्टली एडमिटेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, इसको अगेन आप तीन पार्ट में डिवाइड कर लोगे यहाँ पे। ये अब आपके तीन ए बी सी डी पैरामीटर्स का कैस्केडिंग फॉर्म है। तो आप क्या करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। फर्स्ट वाले क्या आएगा 1 1 जेड एस 0, सेकेंड वाला एडमिटेंस है तो क्या आएगा 1 1 0 वाई, थर्ड वाले का क्या आएगा 1 1 जेड आर और 0। इनको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस सर्किट के लिए क्या मिल जाएगा, ए बी सी डी पैरामीटर्स मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक टी नेटवर्क का मतलब क्या होता है, ये सभी वर्ड अभी समझ लीजिए आप, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमेट्रिक टी नेटवर्क का मतलब है सेंडिंग वाला जो इम्पीडेंस है और रिसीविंग वाला इम्पीडेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। तो फॉर सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, जेड एस इज इक्वल टू जेड आर। तो आपके जो ये दोनों हैं ये जेड एस हो जाएगा और ये भी, इसको भी जेड आर लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका टी नेटवर्क के लिए। ऐसे ही अगर आपसे सपोज पूछ लिया जाए पाई नेटवर्क के लिए, ये भी एक नेटवर्क है जो आपके यूज़ होगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस में। तो पाई नेटवर्क कैसा होता है, पाई नेटवर्क इस तरह का बनेगा, ये आपका जेड है और पाई किस तरह की शेप होती है, इस तरह की। तो यहाँ पे हम वाई बना देंगे एक, और एक वाई आपके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर भी अगेन क्या है, आपके तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तीन तरह के नेटवर्क हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और थर्ड ये हो गया, ठीक है। तो अब 1 बाई 1 लिख देंगे। फर्स्ट नेटवर्क के लिए क्या होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। कलर चेंज कर देते हैं हम। देखिए अब फर्स्ट नेटवर्क के लिए क्या आने वाला है, एडमिटेंस नेटवर्क है तो क्या बनेगा 1 1 0
और वाई। अब इसको हम इस यहाँ पर भी इसको क्या करते हैं, सेंडिंग, और ये हो जाएगा रिसीविंग। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकंड नेटवर्क का क्या बनेगा, ये इम्पीडेंस है तो 1 1 Z 0। थर्ड का क्या बनेगा आपके पास, 1 1 Y R 0। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पाई नेटवर्क के लिए मिल जाएगा। अब जैसे टी सिमेट्रिक होता है ऐसे ही पाई भी सिमेट्रिक होगा, और जब पाई को हम सिमेट्रिक नेटवर्क की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, फॉर सिमेट्रिक पाई नेटवर्क। ये नेटवर्क सिमेट्रिक कब बनेगा, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, आप इधर से देखिए, दोनों बोथ साइड से देखोगे तो आपको सेम सर्किट दिखेगा। तो इसको अगर सिमेट्रिक करना है तो क्या कर होना पड़ेगा, यहाँ पे वाई एस को वाई आर के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक वाई नेटवर्क, और सिमेट्रिक टी के लिए जेड एस इज इक्वल टू जेड आर। तो अब आपको ये सभी नेटवर्क मिल जाएंगे तो आप निकाल लोगे। बस आपको क्या याद रखना है, सिंपल फंडा याद रखना है कि अगर आपके पास एक इम्पीडेंस का ब्लॉक है तो उसके लिए एबीसीडी पैरामीटर्स क्या लिखते हैं हम, इसके लिए लिखते हैं हम 1 1 0 जेड। ठीक है, अगर आपके पास एडमिटेंस का ब्लॉक है या फिर आपको इम्पीडेंस ही दिया हुआ है तो आप उसको एडमिटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। वाई अगर आपके पास है तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, 1 1 Y 0। बस अब कोई भी सर्किट होगा इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा, कैसा भी सर्किट बने कॉम्बिनेशन तो इन्हीं का होगा ना। तो आप अभी ए बी सी डी पैरामीटर्स यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी नेटवर्क के लिए ABCD पैरामीटर्स कैसे लिखते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा है टॉपिक में वो क्या देखा है। अब आप क्या क्या कर सकते हो, आपको पावर नेटवर्क अगर गिवन है, मैंने पावर नेटवर्क क्यों बोला है, क्योंकि यही जो गिने चुने नेटवर्क हैं इसी तरह के सर्किट्स आपके पास पावर सिस्टम में आने हैं। तो अगर उसीलिए मैंने इनको एक नाम दे दिया पावर नेटवर्क, वो आपको गिवन है तो आप उनके लिए ABCD नेटवर्क बना सकते हो, ABCD पैरामीटर्स निकाल सकते हो। ये काम आप कर लोगे, ये हम सीख चुके हैं। सेकंड चीज़ हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में, अगर आपको ABCD पैरामीटर्स पता है तो आप क्या कर सकते हो, ABCD पैरामीटर्स अगर आपको पता है तो आप पावर के फॉर्मूले ABCD की फॉर्म में लिख सकते हो, और कैलकुलेशंस हैं जो भी इक्वेशंस हैं आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, ABCD फॉर्म में लिख सकते हो। ये काम अब आप कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में आपने यही सीखा है, PS QS PR QR निकाला था इन द फॉर्म ऑफ ABCD, और इनको फाइंड आउट करना भी सीखा था। अब हमको ये देखना है कि हम पावर नेटवर्क तक कैसे पहुँचे। दो चीज़ें तो पता है, बाद की दो चीज़ें तो मिल चुकी है हमें, अब बस हमें ये देखना है कि किस तरह से हम पावर नेटवर्क तक पहुँचे। मतलब क्या है इस लाइन का, देखिए कि आपको सिंपली ये लिखा आ गया कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो आप इसका कौन सा नेटवर्क बनाओगे, फॉल्ट है तो आपके पास कौन सा पावर नेटवर्क होगा। अब वो वर्ड्स हमें समझने हैं, ट्रांसमिशन लाइन के टाइप समझने हैं, और उन ट्रांसमिशन लाइंस के लिए कैसा पावर नेटवर्क बनता है ये हमें समझना है। आगे का काम समझ चुके हैं, एक बार पावर नेटवर्क बना लिया तो आप ABCD लिख लोगे, ABCD अगर आपने लिख लिया तो आप पावर में निकाल लोगे। तो ये सीक्वेंस थी, जो लास्ट की दो स्टेज तो हम सीख चुके हैं। अब हमें फर्स्ट स्टेज सीखनी है कि ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स हैं, क्योंकि अभी तक आप क्या बना रहे थे, आप क्या बना रहे थे यहाँ पे, आपने ये वाला नेटवर्क बनाया तो जेड बनाया, वाई बनाया, वाई बनाया, वाई एस वाई आर बनाए। तो ये सब क्या है, ये है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। अब हमें ये समझना है कि इन ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स जो बनाए गए हैं सर्किट में, पावर सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, पावर लाइन में ये नेटवर्क कहाँ से आते हैं, तो वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आपको होपफुली सीक्वेंस समझ में आ गई होगी। तो अब हम लिखेंगे ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। देखो बेसिकली लाइन का रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, इंडक्टेंस होता है और कंडक्टेंस होता है। लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, कंडक्टिंग लाइन है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा और कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा। ये तो हमें पता ही होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो आपका पर यूनिट करंट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है दैट इज इंडक्टेंस हो जाएगा। तो ये तो जो है आपको पता है। अब दो लाइन है पैरेलल में चल रही हैं तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की तरह काम करेंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो गई कि यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटेंस भी होगा दोनों लाइंस के बीच में। ठीक है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तो क्या हो जाएंगे, सीरीज पैरामीटर्स हो गए। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल। और जो आपका फोर्थ पैरामीटर है वो है आपका कंडक्टेंस, लाइन का कंडक्टेंस। दोनों लाइन के बीच में अगर कोई, अगर आपका लीकेज हो रहा है, चार्ज का लीकेज हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, कंडक्टेंस की तरह शो किया जाता है। ठीक है, अब चार पैरामीटर्स हो गए लाइन के। अब लाइन की जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो आपके कौन से पैरामीटर डोमिनेट करने लगेंगे, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस।
और अगर आपकी लाइन की लेंथ कम है तो कौन से डोमिनेंट होंगे, आर और एल डोमिनेंट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो उतना ही चार्ज उस पर एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह समझ लीजिए या फिर आप मैथमेटिकली समझ लीजिए, एक ही बात है। तो कैपेसिटेंस की बात कब की जाती है, जब ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा है। कंडक्टेंस के साथ भी सही यही होता है। आर और एल ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा रहेंगी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में भी होती हैं, क्योंकि कंडक्टर की एक पर्टिकुलर लेंथ है तो उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टेंस भी होगा, बट कैपेसिटेंस के लिए लाइन की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हो गए, आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, जी हो गया। अब आपको ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर ये चार पैरामीटर्स को यूज़ करना है। अब वहाँ पर भी हम मोस्टली यूज़ करेंगे आर और एल को, पर जब हम बात करेंगे मीडियम की, जब हम सी को भी यूज़ कर लेंगे, और जब हम लॉन्ग की बात करेंगे तो हम सी और जी सबको कंबाइंडली यूज़ करेंगे। देखिए ये सब क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि इनको हम इंडिकेट करेंगे कैसे, ओम पर किलोमीटर रेजिस्टेंस है तो हम पर यूनिट लेंथ में शो करेंगे, ऐसे ही हेनरी पर किलोमीटर, ऐसे ही माइक्रो फेराडे पर किलोमीटर कैपेसिटेंस के लिए, और ऐसे ही कंडक्टेंस के लिए मोहो पर किलोमीटर। अब आपने देखा कि इंडक्टेंस भी अच्छा खासा है लाइन का, रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा है, बट हमने जो यूनिट यूज़ की है किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए, वो लिए माइक्रो फेराडे, क्योंकि आपका जो लाइन का इंडक्ट कंडे जो कैपेसिटेंस होता है वो इसी रेंज में होता है, पिको फेराडे तक की रेंज में होता है। तो आपको, तो ये कैसे बढ़ता जाएगा, जितनी ज़्यादा लाइन की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा लाइन का कैपेसिटेंस भी होगा। तो ये सब पैरामीटर है। अगर आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा लंप्ड पैरामीटर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, और उसके साथ पढ़ा होगा लंप नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, उसकी डेफिनेशंस वगैरह आप नेटवर्क में पढ़ चुके हो, उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, कब लंप मानते हैं कब डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं, तो वो सब तो आप नेटवर्क में पढ़ चुके हो। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के टाइप्स की, कि आपकी कौन कौन सी ट्रांसमिशन लाइन होंगी। तो ये आपको याद रखना है हमेशा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है एक, एक होती है आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और एक होती है आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी अगर आपकी 0 to 80 किलोमीटर लेंथ की लाइन है। मीडियम का मतलब है अगर आपकी 80 to 200 किलोमीटर की लाइन है, और अगर आपकी 200 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन है देन इट इज़ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। वोल्टेज की फॉर्म में ये तो थी आपकी लेंथ की फॉर्म में। अगर हम बात करें कि आपकी वोल्टेज की फॉर्म में कितनी कितनी वोल्टेज को शॉर्ट मीडियम लॉन्ग बोलते हैं, तो अगर आपकी 0 to 20 kV की लाइन है तो वो आएगी आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अगर आपकी 20 to 100 kV की लाइन है तो वो आपकी आएगी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अगर आपकी ग्रेटर देन 100 kV की लाइन है तो आपकी वो हो जाएगी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सी इज़ नॉट कंसीडर्ड, क्योंकि लाइन की लेंथ का मैं तो मैंने बताया था कैपेसिटेंस नेगलेक्ट कर सकते हैं। मीडियम में कंसीडर तो करेंगे, पर सी क्या होगा, सी इज लंप नेटवर्क होगा। और अगर आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो सी क्या होगा, इस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बाकी तो हम देखेंगे ही आर एल सी के साथ, आर एल जी के साथ क्या हो रहा है, बट सी का इंपॉर्टेंट रोल है, और जो आपका कंडक्टेंस है उसको तो मोस्टली केस में हम नेगलेक्ट ही करते हुए चलते हैं। तो सी के सही कैपेसिटेंस के लिए याद रखना है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। मीडियम में लंप्ड है, लंप्ड का मतलब क्या होता है, हम उसको सबको मिला करके एक बार में ही शो कर सकते हैं। जो आपका कैपेसिटेंस है, सपोज लाइन का सीरीज में नहीं है, कैसे है, पैरेलल में है, तो इसको आप एक बार में ही शो कर सकते हो। इसके जो इम्पीडेंस या एडमिटेंस है उसको एक बार में ही लंप्ड की तरह शो कर सकते हो। बट डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा, बार बार आपको इसे शो करना होगा, हर एक पैटर्न के बाद आप इसे शो करोगे ट्रांसमिशन लाइन में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली ये सारे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड, पर इनका लेंथ बढ़ने के बाद ये लेंथ अगर कम है तो इनको एज ए लंप नेट पैरामीटर्स हम शो कर सकते हैं। इसलिए हम मोस्टली आगे देखेंगे सर्किट्स में हम आर एल और सी को एक साथ ही बना देते हैं, इसे पर किलोमीटर रेंज पे बार बार नहीं बनाया जाता है। एक बार वोल्टेज निकाल लेते हैं, पर किलोमीटर में आप इसको शो कर सकते हो। बट फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आपको इन्हें, क्योंकि लेंथ बढ़ने के साथ आपने कंडीशन पढ़ी होगी, जो आपकी वेवलेंथ है, जो आपकी वेवलेंथ वाली कंडीशन जो होती है, लेंथ और वेवलेंथ वाली कंडीशन, वो कंडीशन जो आपने नेटवर्क में पढ़ी है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के लिए, वो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अप्लाई होती है और माइक्रोवेव सर्किट्स में अप्लाई होती है, इसलिए हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क उनको बोलते हैं। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में आ जाती है, क्योंकि पहले तो आपको ये टेबल याद रखनी है। आगे देखिए क्या होगा, जो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन
इसके अंदर जो करंट है और जो वोल्टेज है वो ओनली टाइम का फंक्शन नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके सर्किट आपने आप सॉल्व करते हो उन सब में क्या होता है, करंट और वोल्टेज टाइम के फंक्शन होते हैं। बट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और माइक्रोवेव सर्किट्स में, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट्स में आते हैं, यहाँ पे आई और वी दोनों एक्स के फंक्शन भी होते हैं, यानी कि हर डिस्टेंस के बाद करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे सारे पैरामीटर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, सारे पैरामीटर्स आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में शो करने होंगे। ये आपका सी हो गया और ये आपका क्या हो गया, जी हो गया। ठीक है, ये सब आपको एक बार ही शो नहीं करने हैं, लंप की तरह शो नहीं कर सकते हो। लंप्ड मतलब कि आपने सबको एक कम्युलेटिव फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे ये बार बार शो करने होंगे, आर एल, अगेन सी, देन अगेन जी। अगेन क्या आएगा, आर एल सी एंड जी। तो इस तरह का जो नेटवर्क होगा वो आपका आता है किसके अंदर, इस तरह का नेटवर्क आपका आएगा। ये आपका सी हो जाएगा, ये अगेन सी, ये हो गया आपका आर एंड एल, आर एंड एल, अगेन आर एंड एल। तो ये जो आपका नेटवर्क यहाँ पे शो किया हुआ है, ये नेटवर्क है एक तरह से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का। आप इसको लंप्ड पैरामीटर की तरह शो नहीं कर सकते हो सबको, सबको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बार बार आपको इन्हें बनाना होगा लाइन में। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके अंदर करंट और वोल्टेज हर लेंथ के बाद चेंज होते हैं। आपको पता है यहाँ पे वोल्टेज कुछ अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी क्योंकि ड्रॉप हो गया। इसी तरह थोड़ा सा आगे चलते ही करंट भी आपका चेंज हो जाएगा। करंट क्या हो रहा है, कुछ करंट यहाँ फ्लो कर जाएगा और कुछ करंट यहाँ रहेगा, तो करंट भी लेंथ के साथ चेंज होगा। तो ये एलिमेंट फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसा नहीं है आप इनको लंप करके बना सकते हो। ओनली ये कब होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। अभी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर और लंप्ड पैरामीटर अगर आप भूल चुके हो तो आप फिर से नेटवर्क को देखना, आपको नेटवर्क की फैकल्टी ने कराया होगा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड और जो आपके लंप्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होता है, तो वहाँ पे कंडीशन उन्होंने आपको बताई होगी। तो उस कंडीशंस के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे लाइन की लेंथ बढ़ती है तो कंपेरेबल हो जाता है वो सिग्नल की वेव लेंथ के, इसलिए हम उन्हें क्या मान लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मान लेते हैं। और माइक्रोवेव में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने से वेवलेंथ कम हो जाती है, तब भी आपकी लेंथ और वेवलेंथ कंपेरेबल हो जाती है। तो किसी एक चीज़ को बढ़ा घटा करके हम आपस में उनको कंपेरेबल कर देते हैं, जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट्स में काउंट होता है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और माइक्रोवेव सर्किट्स दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट्स में काउंट होते हैं। तो इसीलिए हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को लास्ट में देखेंगे, जब हम पहले शॉर्ट और मीडियम की स्टडी कर लेंगे तब हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जाएंगे, क्योंकि इनकी स्टडी अलग पैटर्न पे होगी, क्योंकि यहाँ पे आई और वी दोनों क्या है, टाइम और डिस्टेंस दोनों के फंक्शन है। बाकी सभी ट्रांसमिशन लाइंस में हमें इन्हें बार बार नहीं बनाना होगा, हम इन्हें लंप्ड बना सकते हैं, यानी कि एक बार में ही आर एल और सी को शो कर सकते हैं। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में क्या क्या बात याद रखनी है, यहाँ पे हमें चारों पैरामीटर शो करने होते हैं और चारों क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बाकी के अंदर आप जी को नेग्लेक्ट कर देते हो और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो आप सी को भी नेग्लेक्ट कर देते हो। यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन जो आपकी लाइन है उसके अंदर आप आर और एल को लेकर के चलते हो। मीडियम में जो है आप किसको लेकर के चलते हो, आर एल और सी को लेकर के चलते हो, जी को हम वहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसके अंदर भी ये क्या होते हैं, लंप्ड होते हैं, और इसमें भी क्या होते हैं, लंप्ड होते हैं। जबकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है अगर आपकी, तो वहाँ पे आपको आर एल सी जी सबको कंसिडर करना है, और ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से नेटवर्क्स आपके बनेंगे। तो जो आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ये मैं अभी आपको सारी नोट करा रहा हूँ, तो मैं आगे जा कर के जब चैप्टर्स में इनको यूज़ करूँगा तो अब आपको पहले से ही पता होगा कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस का सर्किट कैसा बनेगा। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में मैंने बताया था कि ये कैसे होते हैं, लंप्ड पैरामीटर्स होते हैं। इसमें लंप्ड होंगे तो क्या होगा, आर को आपको एक बार बनाना है, इसी तरह से आपको इंडक्टेंस को एक बार बनाना है, फिर आपको सपोज हम जी भी एक बार शो कर देते हैं, और ये जो है आपका कैपेसिटेंस भी शो कर दिया एक बार के लिए। तो ये आपका एक्चुअल सर्किट है जो किसके लिए है, लंप्ड पैरामीटर्स को शो किया है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, चारों पैरामीटर शो कर दिए। अब यहाँ पे जी बहुत कम होता है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो जी इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है, तो जी क्या है, बहुत कम है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि दोनों लाइन आपस में कनेक्टेड तो है नहीं, दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है, तो इनके बीच में इम्पीडेंस हाई होता है, इसलिए जो है एडमिटेंस बहुत कम होगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं। जी इज़ वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्टेड। ठीक है, अब ये आपका सपोज
सर्किट है। अब जी को अगर मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ तो आपके पास सर्किट कैसा बनेगा? सर्किट बनेगा आपके पास आर एल और ये आपका कैपेसिटेंस हो गया। ये सारे सर्किट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि आगे जाकर के सिर्फ हम नाम बोलेंगे, आपको समझ जाना है क्या कौन सा सर्किट बनाना है। आर एल और अब आपका क्या बचा है यहाँ पे? ओनली कैपेसिटेंस बना है। तो ये क्या है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट है। इसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है वो हम नोट करेंगे। ये है आपका आर एल और सी शो किए हुए हैं। इसको बोलते हैं एंड कंडेंसर नेटवर्क। एंड कंडेंसर नेटवर्क, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एंड कंडेंसर नेटवर्क लिखा आ जाए तो आप सर्किट बना लोगे। ये किसका है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का है। जी को नेगलेक्ट कर दिया, आर एल और सी यहाँ पर बच गए हैं। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के और भी सर्किट्स आते हैं। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को कैसे कैसे शो कर सकते हैं? इसको हम पाई नेटवर्क में भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे पाई नेटवर्क को? आर एल हमने बना दिए सपोज, और पाई बनाना है तो आपको दोनों तरफ दो लेंथ और बनानी पड़ेंगी, तो दो कैपेसिटेंस शो कर दिए। इनको बोल दिया C/2 एंड C/2। एक तरह से सिमेट्रिक पाई नेटवर्क हो गया ये। तो ये भी किसको बताता है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को। तो अगर आपके पास लिखा आ जाता है नॉमिनल पाई नेटवर्क, नॉमिनल पाई नेटवर्क, तो अब आप बना लोगे। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के कौन कौन सर्किट हो गए? एंड कंडेंसर और नॉमिनल पाई नेटवर्क। इसी तरह से इसको हम टी नेटवर्क में भी शो कर सकते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को टी नेटवर्क में कैसे शो करेंगे? टी बनाना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमें दोनों साइड में जो है रेजिस्टेंस और जो आपका इंडक्टेंस बनाना होगा, और बीच में क्या आ जाएगा? आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो ये एक तरह से टी शेप हो गई है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? R/2 L/2। ये भी हो गया R/2 एंड L/2 एंड ये हो गया C। ये भी कैसा है? सिमेट्रिक टी नेटवर्क है। तो ये आपका हो जाता है नॉमिनल टी नेटवर्क। हम डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को यूज़ करेंगे आगे चैप्टर्स में। आपको न्यूमेरिकल्स में भी आपको डिफरेंट सर्किट्स दिए होंगे। तो अब आपको एक माइंड में क्लियर हो गया है कि जो आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके सर्किट को हम तीन टाइप से बना सकते हैं। एक तो होता है एंड कंडेंसर नेटवर्क, एक होता है आपका नॉमिनल पाई नेटवर्क, एक होता है आपका नॉमिनल टी नेटवर्क। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा होपफुली। तीनों तरह के नेटवर्क हो गए हैं। जी को नेगलेक्ट किया और तीन टाइप से इनको बना लिया। इनके बारे में और भी बहुत चीज़ें पढ़नी है पर वो आगे आगे चैप्टर में आती जाएंगी। अभी हमने क्या देखा है कि पावर नेटवर्क कैसे बनाए जाते हैं। ये तो हो गया मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन अगर आपके पास है तो क्या होगा? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होगा रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर एंड एल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सी एंड जी क्या होंगे? नेग्लेक्टेड होंगे। सी एंड जी नेग्लेक्टेड हो गए। आर एल सी और जी क्या हो गए? यहाँ पे नेग्लेक्टेड हो गए। तो सिंपल सर्किट बन गया। सीरीज सर्किट बन रहा है। जैसा हमने देखा था कि फर्स्ट केस ही हमने ऐसा देखा था एबीसीडी पैरामीटर्स के लिए। अगर सीरीज सर्किट है तो उसके लिए कैसे हम क्या लिखते हैं? पैरामीटर्स लिखते हैं। तो उसी तरह का ये आपका यहाँ पे सर्किट आ गया, ठीक है। आर और एल सीरीज में मौजूद हैं तो यहाँ पे सी और जी को नेगलेक्ट कर दिया। जब आप फॉल्ट की स्टडी करोगे, किसकी स्टडी? फॉल्ट की स्टडी जब आप करोगे तो वहाँ पर क्या होगा? फॉल्ट की स्टडी के टाइम पे आपके जो नेटवर्क जो आपको बनाना है उसमें, ये तो आपके आपके चैप्टर आएगा, बट अभी समझ लीजिए कि वहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं कि रेजिस्टेंस लेस देन है किससे? एक्सएल से, और ये ऐसा होता भी है। तो हम रेजिस्टेंस को भी नेगलेक्ट कर देते हैं। सिंपल क्या सर्किट बना देते हैं? इंडक्टेंस को बना देंगे और लाइन को कंप्लीट कर देते हैं। ये है आपका फॉल्ट स्टडी के टाइम। तो अब आपको पता चल गया कि पावर सिस्टम में हमें किन किन नेटवर्क से होकर के गुजरना है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन सब चीज़ें बनेंगी, अलग से स्टडी की जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको करंट और वोल्टेज दोनों चीज़ के फंक्शन है, टाइम और एक्स के भी। तो हमें वेव इक्वेशंस की बात करनी है, ठीक है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन्स में जो है आपका जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनता है? लंप्ड पैरामीटर्स का बनता है। जी को नेगलेक्ट कर देते हैं तो आपके पास जो सर्किट निकल के आता है वो है एंड कंडेंसर नेटवर्क। तो मीडियम के तीन सर्किट हो गए: एंड कंडेंसर नेटवर्क, नॉमिनल पाई नेटवर्क और नॉमिनल टी नेटवर्क। ये किसके आ गए? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के। उसके अलावा आपका एक आ गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, हम सी को भी नेगलेक्ट कर देंगे, जी तो पहले से नेगलेक्टेड है, तो आर और एल दोनों बच जाते हैं। तो ये सीरीज इंपेडेंस सर्किट जैसा हो गया। नेक्स्ट आता है, अगर आप फॉल्ट स्टडी कर रहे हो तो आप फॉल्ट करोगे स्टडी, तब आपको जो है आर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो ओनली क्या बच जाता है? आपका इंडक्टेंस बच जाता है। क्यों होता है ये आपको फॉल्ट के अंदर समझ में आ जाएगा। पर अभी के लिए आपको सारे सर्किट्स पता चल गए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ के लिए कौन कौन से सर्किट हमें यूज़ करने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले तो बात करेंगे पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी कैसे कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है। उसके बाद हम
लाइन इंडक्टेंस, लाइन कैपेसिटेंस, क्योंकि पैरामीटर्स तो हमने पढ़ लिए हैं, पैरामीटर्स के सर्किट हमने पढ़ लिए हैं, अब हमें ये पैरामीटर्स फाइंड आउट करना सीखना है। आर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है फाइंड आउट करने में, बट आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक इंडक्टेंस को निकालना है और एक इसके कैपेसिटेंस को निकालना है। तो ये दोनों चीज़ों की हम ज़्यादा ब्रॉडली स्टडी करेंगे, लाइन का इंडक्टेंस कैसे निकल जाता है और लाइन का कैपेसिटेंस किया जाता है। लाइन का रेजिस्टेंस तो आपको पता है, कॉपर का रेजिस्टेंस रो एल बाई ए से निकालना है, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी कुछ पॉइंट्स बताए थे। एसी है तो आपको स्किन इफेक्ट को भी कंसीडर करते हुए चलना है। तो ये सब पॉइंट्स तो आपको पहले से भी आते हैं, बाकी हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे एल और सी पे फोकस करेंगे। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।